बहुत ही प्राचीन सा माहौल। लेकिन क्या आज के आधुनिक भारत में भी गुरुकुल ऐसे ही होते हैं? उनकी असलियत, उनका अनुशासन और उनका काम करने का तरीका। आज की हमारी इस चर्चा में हम इसी दिलचस्प विषय की गहराई में उतरेंगे और आधुनिक गुरुकुल की पूरी सच्चाई को डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे वो हैं आधुनिक गुरुकुल को डिकोड करना, इसके 3 अलग-अलग प्रकार, जीवन कौशल और किताबी शिक्षा के बीच का अंतर, बच्चों के प्रवेश की सही उम्र, गुरुकुल के बाद करियर के क्या अवसर होते हैं और अंत में भारतीय शिक्षा का भविष्य। एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सफर होने वाला है ये। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, यानी आधुनिक गुरुकुल को डिकोड करना। देखिए, एक आम धारणा है कि गुरुकुल शायद किसी आम बोर्डिंग स्कूल की तरह ही होते होंगे, लेकिन सच तो ये है कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। स्रोत सामग्री से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि गुरुकुल का मकसद बच्चों के दिमाग में सिर्फ अकेडमिक डेटा या किताबी ज्ञान भरना नहीं है। इसके बजाय पूरा फोकस जीवन जीने के कौशल, एक बेहद कठोर अनुशासन और सर्वांगीण चरित्र निर्माण पर होता है। आसान शब्दों में कहें तो ये सिर्फ स्कूल नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाले केंद्र हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गुरुकुल कितने प्रकार के होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सारे गुरुकुल एक जैसे नहीं होते। इस टेबल को देखिए। इन्हें मुख्य रूप से 3 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है सीबीएसई बोर्डिंग, जो काफी हद तक आधुनिक स्कूलों जैसा ही होता है। बस इसमें कुछ सांस्कृतिक दिनचर्या शामिल होती है और यहां से बच्चे कॉर्पोरेट या आधुनिक करियर की तरफ जाते हैं। दूसरा मॉडल है संस्कृत बोर्ड, जहां मानविकी और संस्कृत के साथ साथ स्टेम विषय यानी गणित और विज्ञान भी पढ़ाए जाते हैं। यहाँ के छात्र अक्सर यूपीएससी, नीट या आईआईटी जैसी आधुनिक परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। और तीसरा है एकदम परंपरागत मॉडल, जिसे आर्ष पाठ कहा जाता है। यहाँ पूरा ध्यान सिर्फ शुद्ध वेदों, व्याकरण और दर्शन पर होता है। इसका मकसद डिग्रियां बांटना नहीं, बल्कि उच्च कोटि के विद्वान और दार्शनिक तैयार करना है। इस तीसरी कैटेगरी यानी आर्ष पाठ की सच्चाई शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। जरा सोचिए, यहां कोई सामान्य छुट्टियां नहीं होती, न गर्मी की न सर्दी की। छात्र अक्सर अपनी उम्र के 25वें या 28वें साल तक यहीं रहकर पूरी तरह से ज्ञान में डूबे रहते हैं। नियम इतने सख्त होते हैं कि उन्हें जमीन पर ही सोना पड़ता है। इनका लक्ष्य किसी कागज की डिग्री को हासिल करना नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान की खोज करना होता है। चलिए अब अपनी चर्चा के तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से की ओर चलते हैं, जीवन की शिक्षा बनाम केवल शैक्षणिक शिक्षा। यहाँ हम 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं की तुलना कर रहे हैं। एक तरफ है आज के आधुनिक स्कूल के बच्चे की सुबह, जहां उसे बड़े लाड़ प्यार से जगाया जाता है, टिफिन पैक करके दिया जाता है, बस से स्कूल छोड़ दिया जाता है और सब कुछ तैयार मिलता है। और दूसरी तरफ है गुरुकुल के छात्र की सुबह, जो कड़ाके की ठंड में भी सुबह 4 बजे उठता है, ठंडे पानी से नहाता है और यहाँ तक कि यज्ञशाला में आग के पास अपनी जगह पाने के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ता है। ये रोज का संघर्ष ही वो चीज है जो असल में सर्वाइवल और गहरी आत्मनिर्भरता सिखाता है। अब इस कोट को देखिए, ये हमें समाज की एक बहुत ही गहरी परिभाषा देता है। इसमें साफ कहा गया है कि जब तक एक समूह के पास साझा सुरक्षा, साझा भोजन और सबसे बढ़कर जीवन का एक साझा उद्देश्य न हो, तब तक वो समाज नहीं बल्कि जीवों का एक झुंड मात्र है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का पूरा जोर इसी बात पर होता है कि वो छात्रों के भीतर इस साझे उद्देश्य का निर्माण कर सके। तो अब सवाल उठता है कि किसी बच्चे को गुरुकुल भेजने की सही उम्र क्या होनी चाहिए। आइए इस चौथे खंड में इसे समझते हैं। अक्सर ये चिंता होना स्वाभाविक है कि बच्चे को इतनी जल्दी घर से दूर कैसे भेज दें। इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत ही खूबसूरती से पारंपरिक आयु क्रम को समझाती है। बच्चे को सीधे बाहर की दुनिया की कठोरता में नहीं धकेला जाता। जन्म से लेकर 5 साल की उम्र तक माँ बच्चे की पहली गुरु होती है, जो बेहद कोमलता से उसे सिखाती है। फिर 5 से 10 साल तक पिता एक अनुशासक के रूप में उसके चरित्र को आकार देते हैं। और जब बच्चा 10 साल का हो जाता है, उसके बाद ही उसे गुरुकुल की अग्नि में भेजा जाता है, ताकि वो तप कर मजबूत बन सके। जी हाँ, 10 साल, यही वो अनुशंसित उम्र है जब बच्चे का गुरुकुल में प्रवेश होना चाहिए। इसका एक बहुत ही व्यावहारिक कारण है। इस उम्र तक बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से इतना सक्षम हो जाता है कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा हो तो वो बेझिझक बता सके। वो अपनी बुनियादी देखभाल खुद कर सकता है और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सीख चुका होता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की, जो शायद हर किसी के मन में आता है। खंड 5, गुरुकुल के बाद करियर। क्या इतना पारंपरिक जीवन जीने के बाद कोई छात्र आज की इस आधुनिक और प्रतिस्पर्धी दुनिया में सर्वाइव कर सकता है? जवाब है बिल्कुल।
स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि ये छात्र सिर्फ धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित नहीं रहते, ये मानविकी के जरिए यूपीएससी जैसी कठिन सिविल सेवाएं क्रैक करते हैं, शीर्ष स्तर के शिक्षाविद और प्रोफेसर बनते हैं। इसके अलावा नीट और आईआईटी जैसे स्टेम क्षेत्रों में भी इनकी पकड़ मजबूत हो रही है और प्रशासनिक या कानूनी भूमिकाओं में भी ये काफी आगे हैं। आमतौर पर लगता है कि शायद ये बच्चे आज की दुनिया से कट जाने के कारण आत्मविश्वास की कमी महसूस करेंगे, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उलट है। ये छात्र जब बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं तो किसी भी तरह की हीन भावना से ग्रस्त नहीं होते। इसके विपरीत रोजमर्रा के इतने गहरे शारीरिक और मानसिक संघर्षों से गुजरने के कारण इनमें गजब का आत्मविश्वास और एक तरह का सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स या कहें एक श्रेष्ठता का भाव आ जाता है। ये बेहतरीन लीडर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। तो इन सब बातों के बाद अब हम अपने आखिरी खंड पर पहुंच गए हैं, भारतीय शिक्षा का भविष्य क्या है। आजकल भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी IKS की काफी चर्चा होती है। ये एक आधुनिक नीति है जो कोशिश कर रही है कि हमारे इस प्राचीन स्वदेशी ज्ञान को आज के सरकारी शिक्षा ढांचे के साथ किसी तरह जोड़ा जाए। हालांकि यहाँ एक आलोचना भी है, और वो ये कि आधुनिक नीतियाँ अक्सर शिक्षा के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट को ही असली शिक्षा मान लेती हैं, जबकि भारत में ज्ञान कोई कागज पर लिखा नियम नहीं बल्कि एक गहरी अनुभव पर आधारित जीवित परंपरा रही है। इसी चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत ही इनोवेटिव विचार सामने आ रहा है, उपनिषद विद्यालय। ये खासतौर पर उन माता पिता के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बोर्डिंग मॉडल से थोड़े झिझकते हैं। ये एक तरह के डे स्कूल होंगे जो दिन में चलेंगे, लेकिन इनका माहौल और संस्कार पूरी तरह से पारंपरिक गुरुकुल वाला होगा। यानी प्राचीन ज्ञान अब सीधे हमारे आधुनिक समाज और रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा सुलभ हो पाएगा। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर आने वाली पीढ़ी के लिए सच्ची शिक्षा का असल मतलब है क्या? क्या ये सिर्फ दिमाग को अकादमिक डेटा और किताबी ज्ञान से भरना है, या फिर वो व्यवहारिक जीवन कौशल सीखना है जो असल दुनिया में डटे रहना और नेतृत्व करना सिखाएं? प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक के बीच का ये संतुलन ही आगे का रास्ता तय करेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।